हेलो एंड वेलकम माई टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लॉ स्कूल। सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल और कैसे इस नेचुरल लॉ स्कूल को डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली बाय द फिलोसफर हैज़ उन्होंने इसके मीनिंग को इंटरप्रेट किया अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स, और कैसे कैसे इस नेचुरल लॉ की मीनिंग चेंज होती गई और एक्चुअली में नेचुरल लॉ कैसे डिमोलिश हुआ, उसकी वैल्यू कैसे कम हुई 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बीच में, और फिर उसका रिवाइवल कैसे देखा जाता है 20 एंड 21 सेंचुरी में। सो बेसिकली लीगल थिंकर्स स्टार्टिंग में जब विद द वेरी इंसेप्शन लीगल थिंकर्स ने काफ़ी उनके डिफरेंट व्यूज रहे हैं regarding the definition of the natural law. नेचुरल लॉ बेसिकली ये डोमिनेट करता था ग्रीक में ड्यूरिंग द 5 BC, और ये बिलीव किया जाता था कि ये समथिंग है जो एक्सटर्नल टू द मैन है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट या फिर रेगुलेट नहीं किया जा सकता मैन। जैसे कि सोफिस्ट इसे कहते हैं कि एन ऑर्डर ऑफ द थिंग विच एम्बॉडीड रीजन, मतलब कि जो ह्यूमन है उसके वर्चू में, उसके इंस्टिंक्ट में ही वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती है पहले से। मतलब इट इज़ अ नॉट एक्सटर्नल थिंग, मतलब कोई इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और सिसरो बोलते हैं नेचुरल लॉ सिंस इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ द रीजन ऑफ द इंटेलिजेंट मैन, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रीजन है उसी के थ्रू वो चीज़ें डिसाइड करता है। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंस थॉट प्रोसेस नेचुरल लॉ के रिगार्डिंग आए हैं। जैसे कि कुछ राइटर्स बोलते थे नेचुरल लॉ इज़ अ डिवाइन ऑरिजिन, मतलब इसे भगवान के द्वारा बनाया गया है। फिर बाद में इसे बोला गया कि नहीं, नेचुरल लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रीजन। प्रोडक्ट ऑफ रीजन मतलब कि जो चीज़ें तुम खुद से ही वर्च्यू से अपने डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, ये पर्टिकुलर थिंग गलत है या ये पर्टिकुलर थिंग सही है। हो सकता है कि जो चीज़ें तुम्हें सही लग रही हो दूसरे को गलत लगे, या फिर तुम्हें जो गलत लग रही हो दूसरे को सही लगे। सो बेसिकली ये जो मीनिंग था इसका काफ़ी डाइवर्जेंट मीनिंग था, मतलब काफ़ी अलग-अलग मीनिंग इसकी दी गई। इस स्कूल को और भी नेम से ना जाना जाता है, जैसे फिलॉसॉफिकल स्कूल, थियोलॉजिकल स्कूल एंड एथिकल स्कूल। तो natural law, according to Kahin, natural law is a not body of the actual enacted or interpreted law enforced by the court. So basically कह रहे हैं ये कोई natural law कोई एक लॉ ऐसा नहीं है जो कोई लेजिस्लेशन बनाया हो या कोर्ट के थ्रू बनाई गई हो। If is in a fact of looking a thing in a humanistic approach of the judge and the jurist, it embodied within the host of the ideals such as mor- morality, morality, justice, reason, good conduct, freedom, equality, liberty, ethics and so on. So कहने का मतलब था, कोहेन यही कहना चाह रहे हैं कि ये कोई पॉजिटिव लॉ नहीं है या फिर कोई रियलिस्टिक लॉ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा लॉ है जो कि किसी चीज़ को एक ह्यूमनिस्टिक नज़रिए से देखना। और ये नेचुरल लॉ बना होता है, उसमें होते हैं ना, मोरालिटी भी होता है, कोई अगर लॉ है उसमें मोरालिटी भी होना चाहिए, एक जस्टिस फेयरनेस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, कोई मतलब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, गुड कंडक्ट होना चाहिए, लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी और लिबर्टी भी इंश्योर करे ऐसी, ना कि किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो उस लॉ में। और ये कंसर्न है लॉ ऑट टू बी, लॉ कैसा होना चाहिए। इसे बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, मतलब कि ये नेचुरल लॉ बना होता है जस्टिस, मोरालिटी, एथिक्स, फ्रीडम और लिबर्टी पे, और ये रीजन पे बेस्ड होता है। और ये स्कूल मानता है कि जो भी लॉ है सोसाइटी में उनके बीच मोरालिटी और ये जो सारे होस्ट ऑफ द आइडियल्स हैं, जैसे मोरालिटी, जस्टिस, रीजन, गुड कंडक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है अगर कोई लॉ नेचुरल लॉ को एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये नेचुरल लॉ ए प्रायरी मेथड को देखता है, मतलब कहने का हुआ कि इट एक्सेप्ट द थिंग्स आर कंक्लूजन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट एज दे आर विद without any need or inquiry, while the posteriori approach find out the cause or reason in relation to the subject matter। दूसरा है कि नेचुरल लॉ एक यूनिवर्सल होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह हर टाइम पाई जाती है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशन, प्लेस, कंट्री, टाइम पीरियड, ये हर जगह अप्लाई किया जाता है। और इसको कई लोगों ने कई तरीके से समझा, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि नेचुरल लॉ इस पर्पज़ से एग्ज़िस्ट करती है कि ये एक ज़रिया है चेंज का। दूसरे कुछ फिलॉसफर ने कहा कि नहीं, ये सोसाइटी में एक हार्मनी बैलेंस करने के लिए नेचुरल लॉ
का ऑरिजिन है। सो दूसरा है कि नेचुरल लॉ ये सॉर्ट ऑफ द नेचुरल लॉ, जैसे जो ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस है, वो बेसिक ह्यूमन राइट है, नेचुरल या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नेचुरल लॉ के ही पार्ट है। अब चाहे वो इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ हो या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में हो, दोनों नेचुरल लॉ के ही थ्रू निकल के आए हैं। व्यूज ऑफ द नेचुरल लॉ लीगल फिलॉसफी, मतलब कि जो फिलोसफर्स है उनका क्या कहना है नेचुरल लॉ के बारे में। वैसे फेडरमैन कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द नेचुरल लॉ इज द टेल ऑफ द सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट जस्टिस एंड इट्स फेलियर, मतलब कि नेचुरल लॉ का जो पर्पस है वो किसी भी पर्सन को या चीज थिंग से ऑब्जेक्ट को एक एब्सोल्यूट जस्टिस दिलाना है। जैसे अब चाहे आर्टिकल 32 और 26, 27 एंड 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये बेसिकली बात करते हैं कि जस्टिस होना ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। या फिर समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी जाती हैं, जहाँ पे अगर रिटन लॉ सफाइस नहीं है कि वो जस्टिस दे सकें किसी भी अग्रीव पार्टी को, तो कोर्ट्स को पावर होती है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ करके पर्टिकुलर अग्रीव पार्टी को उनको जस्टिस इंश्योर करा सकती हैं। जैसे वेदास में भी कहा गया है कि नेचुरल लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात कर रहा है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। अब इसकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या रही है, इसको कई 5 पीरियड में बाँटा गया है और हर पीरियड में एक नई डेफिनेशन आई है नेचुरल लॉ की, और इसी वजह से इसके काफ़ी वेरी डाइवर्जेंट डेफिनेशन मिले हैं नेचुरल लॉ के। तो पहला पीरियड होता है एशिएंट लॉ, फिर रोमन लॉ आता है, फिर मिडीवल रेनेसांस आता है, उसके बाद आता है कि मॉडर्न पीरियड, जो कि 21 सेंचुरी है अपना। फिर आता है कि एशियन पीरियड। एशियन पीरियड ये ग्रीक पीरियड को कहा जाता है। ये सबसे दिस इज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ द नेचुरल लॉ एंड नेचुरल लॉ ऑफ फिलॉसफी। इसके फाउंडिंग फादर थे हेरोडोटस, और ग्रीक्स मानते थे कि यहाँ पे एक नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बीच में बहुत डिफरेंस है। बट नेचुरल लॉ अगर दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बीच में, तो वहाँ पे नेचुरल लॉ हमेशा सुपरसीड कर जाएगा पॉजिटिव लॉ को। अब पॉजिटिव लॉ होता क्या है, ह्यूमन मेड लॉज को पॉजिटिव लॉ ही बताए जाते हैं। नेचुरल लॉ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन नहीं बनाते, वो बाय द रीजन वर्चू इंस्टिंक्ट मोरालिटी गुड कंडक्ट एथिक्स के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं। और ग्रीक थिंकर्स मानते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो इसका एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब हर जगह इसको अप्लाई किया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। हर नेशन में इसे पाया जाता है नेचुरल लॉ को। एरिस्टोटल कहते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट, मतलब एरिस्टोटल का मानना था कि जो पॉजिटिव लॉज होते हैं वो रिटन और स्पेशल लॉज होते हैं। इनको एरिस्टोटल ने पॉजिटिव लॉ को स्पेशल लॉ बताया, जबकि नेचुरल लॉ को यूनिवर्सल लॉ बताया, जो कि अनकॉडिफाइड होते हैं। ही सेज दैट द पॉजिटिव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, मतलब जितने इनका कहने का मतलब था कि जितने भी पॉजिटिव लॉज होते हैं उनको जो प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल लॉज हैं उनको अपने अंदर निहित करके रखना चाहिए, उनके अंदर एग्जिस्ट में होना चाहिए पॉजिटिव लॉ की। नहीं तो फिर अगर कोई ऐसे लॉ है जो पॉजिटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, देन इन दैट केस नेचुरल वो पॉजिटिव लॉ गुड नहीं माना जाएगा। ही आल्सो सजेस्ट दैट द आइडियल ऑफ द नेचुरल लॉ हैज इमिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन कॉन्साइस एंड नॉट फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। कहने का मतलब है, अरिस्टोटल कहते हैं जो पॉजिटिव लॉज होते हैं वो ह्यूमन माइंड्स के थ्रू आते हैं, मतलब उसे ह्यूमन खुद बनाता है, ह्यूमन बीइंग उनके खुद बनाते हैं। जबकि जो नेचुरल लॉज होते हैं वो ह्यूमन कंसाइज से, मतलब उनकी एक अंदर की आवाज़ होती है, उससे निकल के आता है। देयरफॉर इसीलिए बोलते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो मोर वैल्यूएबल है देन दी पॉजिटिव लॉ। अब फिर आता है दूसरा पीरियड आता है रोमन। और रोमन इस पीरियड में रोमन्स ने ग्रीक्स के थोड़ा एक्सटेंड गए थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सिर्फ नेचुरल लॉ का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, बल्कि एक प्रैक्टिकल शेप देने की भी कोशिश की थी। तो उस प्रैक्टिकल शेप में उन्होंने क्या किया था कि नेचुरल लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जस्ट सिविले, जस्ट जेनेटम, जस्ट नेचुरल है। ये होते थे जो रोमन के सिटीजन्स पे अप्लाई किए जाते थे बाय द रोमन कोड। और फिर जस्ट जेनेटम आया। जस्ट जेनेटर मतलब होता है कि फेयर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन। इस केस में क्या होता था, जब भी डिस्प्यूट होता है, जैसे जो कोई सिटीजन्स हो गया रोमन का और कोई फॉरेनर्स आया होगा
ट्रेड करने या कॉमर्स करने के पर्पज़ से, और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता था, तो उसे उस ऐसे केसेस को वो जस्ट जेनेटम के रूल से सॉल्व करते थे, जिन्हें हम आज तो फेयरली जानते हैं नेचुरल इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। फिर आता था जस्ट नेचुरली। अब जस्ट नेचुरली क्या होता था, ये अगर जस्ट सिविली और जस्ट जेनिटम में अगर डिस्प्यूट को नहीं सॉल्व किया जा सकता था या नहीं हो पाते थे, तो उस केस में जो जजेस होते थे वो जस्ट नेचुरली का यूज़ करते थे। तो बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो जस्ट नेचुरली हैं वो सुपरसीड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जस्ट सिविली और जस्ट जेनिटम को, मतलब उसकी जस्ट नेचुरली हैज़ अ हायर अथॉरिटी देन जस्ट सिविली एंड जस्ट जेनिटम। फिर अपना पीरियड आता है मिडवल पीरियड। ये पीरियड रन करता है फ्रॉम 12th सेंचुरी टू मिड 14th सेंचुरी तक। यहाँ इस पीरियड में ये ऐसा समय होता है जहाँ पे काफ़ी सारे जो एंशिएंट एंटीक्स बुक्स हैं उन्हें कोडिफाइड किया जाता है, जैसे 12 टेबल्स ऑफ रोम और मनुस्मृति इसी समय में लिखी गई थी। और इसके प्रोपेगेटर्स हैं स्पेशली सेंट हुआ करते थे, जो कि चर्चेस में होते थे, जैसे सेंट अम्ब्रोसी, सेंट एगस्टीन, सेंट थॉमस एक्वानास एंड जॉर्जरी इनके मेन प्रोपोगेटर्स हुआ करते थे। और ये डोमिनेट किया, इस पीरियड में डोमिनेट किए जाते थे इक्लेस्टिकल डॉक्ट्रिन्स के थ्रू, जिसके फादर जो हुआ करते थे चर्च, वो सुपेरियरिटी ऑफ द चर्च प्रोपेगेट करते थे ओवर द स्टेट। मतलब कहने का है कि वो कहते थे, फादर कहते थे कि जो चर्च है वो सुपीरियर है देन द स्टेट। एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने ओवर उन्होंने ओवरकम करने मतलब उसको हड़पने की कोशिश की थी। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया लीगल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जहाँ पे मॉरल एंड थियोलॉजी, मतलब कि मॉरल जो थियोलॉजी मतलब गॉड पे बेस्ड हुआ करती थी, कि अगर आप पर्टिकुलर चीज़ नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए वो सिन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट हुआ करते थे उन्होंने दो लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया था। या तो डिवाइन होते थे जो कि बेस्ड ऑन नेचर हुआ करते थे, और उसके बाद आते थे ह्यूमन लॉ जो कि कस्टमरीज लॉज होते थे जो फॉलो किए जाते थे। अगर हम इनके टेनेंट्स की बात करें जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये एक तरीके से डिज़ायरेबल रिप्रेजेंट करते थे। अब डिज़ायरेबल कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इन लोगों ने कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, स्टेट हो का एग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को सपोर्ट किया गया था, कि स्लेवरी को इसलिए सपोर्ट किया गया था कि ताकि फॉर द फेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन। अभी ये उनकी रीजनिंग थी, आई डोंट नो। बट उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड एसेंशियल, मतलब उनका कहना है कि जो सोसाइटी है और स्टेट है उनके एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि एथिकल वैल्यूज़ डेवलप किए जा सके ह्यूमन के अंदर, वो वैवरिक ना हो जाए। और उसके बाद आते हैं इनके एक जो मेन प्रोपोगेटर्स है सेंट थॉमस एक्विनास। इन्होंने बोला डिफाइन लॉ को डिफाइन किया था, और ऑर्डिनेंस ऑफ द रीजन, मतलब कि आप जो भी रीजन के थ्रू ड्राइव करते हैं वो सारी चीज़ें। और इन्होंने फर्दर क्लासिफ़ाई किया था लॉ को कई सारे पार्ट में, जैसे कि नेचुरल इटर्नल लॉ जो कि लॉ ऑफ गॉड बताया गया था, नेचुरल लॉ ये रिपीट थ्रू द लॉ बेस्ड ऑन द रीजन होते थे, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो गॉड के होते थे या फिर चर्च में जो होते थे, फिर पॉजिटिव लॉ जिसे ह्यूमन बोला गया था। अब एक चीफ जस्टिस ऊ जॉन, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इस ट्री के थ्रू। उन्होंने बताया कि जो एक ट्री होती है उसका जो रूट्स होते हैं वो इटर्नल लॉ है जो कि सारी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। उसके बाद आते हैं नेचुरल लॉ होते हैं जो बाय द रीजन्स आते हैं। फिर आते हैं डिवाइन लॉ, मतलब कि लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स जो चर्च के थ्रू बनाए जाते हैं। फिर पॉजिटिव लॉ जो ह्यूमन बीइंग खुद बना रहे होते हैं। सो उन्होंने बोला था कि अगर रूट मतलब नेचुरल लॉ इसके रूट अगर सही होंगे, सॉरी इटर्नल लॉ के, देन बाकी के ट्री भी की एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब उसकी इटर्नल लॉस फेयरली वर्क कर रहे होंगे। फिर आता है पीरियड ऑफ रेनिसेंस। ये 14 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक रन करता है, इसे मॉडर्न क्लासिकल एरा भी कहा जाता है। अब ये पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉलेज कपल्ड विद डिस्कवरी इन द साइंस
आती हैं लोगों के एक्सिस्टेंस में, लोग के बीच में एक तरीके का नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एंड एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात चलती है स्टेट के अंदर, जहाँ पे पॉजिटिव लॉ को काफ़ी सुप्रीमेसी दे दी जाती है। और जो चर्च मेड लॉज थे, अब चर्च मेड लॉज रीजन पे नहीं बेस्ड हुआ करते थे, वो सारे डिवाइन पोस्टुलेट पे बेस्ड हुआ करते थे कि अगर आप ये नहीं करेंगे या किंग ऐसा नहीं करता है तो ऐसे ऐसे हो सकते। तो लोग रीजन पे नहीं बेस्ड होते थे, इस वजह से काफ़ी तंग आ चुके थे और उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ पॉजिटिव लॉ को प्रेफर करना चूज किया ओवर द डोमिनेंस ऑफ नेचर्स। फिर अगर इनकी बात करें तो इसी टाइम लॉक और रूसो काफ़ी रेवोल्यूनाइज किए थे सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी को, जो कि सोसाइटी सोसाइटी पे बेस्ड हुआ था। अब यहाँ पे रैशनल इंक्वायरी की बात करते हैं ताकि लोग रिलीजियस ट्रैपिंग के थ्रू ओवरकम कर सके, उससे बाहर आ सके। फिर आता है मॉडर्न पीरियड। अब इसी पीरियड 19th सेंचुरी में पॉजिटिविज्म की डिक्लाइन होने लगती है, लोगों का विश्वास उठने लगता है नेचुरल लॉ के थ्रू। और इसका कॉज क्या होता है? रेनिसेंस, जहाँ पे लोग रेशनल इंक्वायरी, फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर रही होती हैं। तो उस केस में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लोग वजह से लोग मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़े, तो और ऊपर से वेंथम की डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्फेयर को भी काफ़ी सपोर्ट किया गया था, जहाँ पे स्टेट की इंटरफेरेंस कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले पॉजिटिव लॉ को सुप्रीमेसी काफ़ी दे दी गई थी कि जो स्टेट मेड लॉस है वो काफ़ी डेटरेंट हुआ करते थे ह्यूमन डिज़ायर के ऊपर। और यहाँ पे बेंथम ने इसको मतलब नेचुरल लॉ को बोल दिया था कि सिंपल नॉनसेंस, मतलब नेचुरल लॉ को ही बोला था कि किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं हो, एक नॉनसेंस है। और जो कि बात करता है नॉनसेंस इसलिए बोला था क्योंकि नेचुरल लॉ बात करता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट लिबर्टी, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में चला जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है स्टेट के अंदर किसी को दे पाना, या फिर एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी को नहीं इंश्योर किया जा सकता स्टेट के थ्रू। तो उन्होंने इसे बोला था सिंपल नॉनसेंस, जो कि बेस्ड है किसी ना रीजन पे, बस ऐसे कहीं मनगढ़ंत बातें। फिर मॉन्टेस्क्यू ने भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने बोला था कि ये एक वेग और कन्फ्यूजिंग है, कंट्रेरी टू द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल रियलिटीज़। मतलब कहने का मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि किसी को एब्सोल्यूट इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। स्टेट के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ने बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, अगस्त कॉम्टे, इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इस नेचुरल लॉ को। अगस्त कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहा जाता है, और इन्होंने इसको बोला था फॉल्स, नॉन साइंटिफिक एंड द सुपरनेचुरल बिलीफ, मतलब कि आई डोंट नो कि बहुत ही अनएथिकल, मतलब कि मुश्किल है। और हिस्टोरिकर ने कंक्लूड किया था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो एक तरीके की मिथ है। फिर आता है रिवाइवल। ये 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड इसका रिवाइवल शुरू होता है। अब रिवाइवल इसलिए इसका आता है क्योंकि इनके जो पीछे के जो रीजन्स थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डॉक्ट्रिन और लेजिस्फेयर, ये सारे रीजन बने इस रिवाइवल नेचुरल लॉ के ही रिवाइवल में। पहले वो डिक्लाइन हुआ, फिर रिवाइव हुआ। अब ये पीरियड स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी में। अब ये इसके कॉज क्या थे? एक तो था पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब कि स्टेट लॉ मतलब कि लॉ ऑफ द कमांड इज अ सोवरेन लॉ। तो लोगों के पॉजिटिविज़्म था, वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। मतलब स्टेट ने लॉ बना दिया, इस लॉ, यू हैव टू फॉलो दैट। आप उसके कंट्रावीन नहीं कर सकते। आई डोंट मतलब वो लॉ आप चाहे एथिकली गुड हो या बैड हो, मोरालिटी अच्छी हो या ना हो उस लॉ के अंदर, नहीं, वो नहीं देखा जाता था। बट पीपल्स को उसको फॉलो करना होता था। तो ये पॉजिटिविज़्म एक रीज़न बना कि लोग डिससैटिस्फाई होने लगे सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट के थ्रू। और उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मोरालिटी और रीजन एक एसेंशियल एलिमेंट है लॉ का, जिसके बिना लॉ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब अगर मोरालिटी नहीं है, रीजन नहीं है, तो फिर लोग, जो रूलर है वो काफ़ी अपनी मनमौजी के विम्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है। undue importance of the social and cultural and social character by the historical school। और मटेरियलिज्म ने कंपेल किया था कि लोग वैल्यू ओरिएंटेड आइडियोलॉजी से जीना स्टार्ट करें। और दूसरा कॉज था वर्ल्ड वार 1, जिसमें लोग लीगल वैल्यू कॉन्शियस लीगल सिस्टम के सर्च में लोग निकल पड़े थे। अब इसके मेन एक्सपोनेंट कौन थे? रडल्फ स्टेमलर, जॉन्स रॉल, जोसेफ कोलर, जर्मी हॉल्स।
फिर अगर हम बात करें नेचुरल लॉ की, अगर इंडियन कॉन्स्टिट कॉन्टेक्स्ट में, तो काफ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस मिलती है। फिर वो चाहे प्रोविजंस हो जहाँ पे सोशल इक्वालिटी, जस्टिस की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स हो, ये भी पार्ट है नेचुरल लॉ का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, ये भी नेचुरल लॉ के ही एक स्प्रिंग की तरह देखा जा सकता है। फ्री एंड लीगल एड्स, आर्टिकल 39A, फिर आर्टिकल 15(4) जो कि एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस है। और फिर चाहे आर्टिकल 21, 22 या फिर आर्टिकल रेट्स की बात करें, ऑर्डियल टर्म पार्टन, निमोजुडेक्स, लोकस स्टैंड, रीजन डिसीजन, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं नेचुरल लॉ के। अब इस अगर इस नेचुरल लॉ के रेफरेंस में लैंडमार्क केस की बात करें, तो एक है केशवानंद भारती और दूसरा है मिनरवा मिल। So thank you. This was all about the natural law. This is me by the E. Dot explain.